दोस्तों स्वागत है आपका और एक वीडियो पर। ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्यों लंबा होगा? क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और क्यों करता जाऊँगा वो इसलिए क्योंकि इस पे मैंने गिन चुन के वो सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं इंडियन पॉलिटी के, जो बार बार हज़ार बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तो इनसे जो रिलेटेड टॉपिक से इधर उधर थोड़ा जितना भी होता है, मतलब कि मान लीजिए एक टॉपिक का क्वेश्चन मैंने इधर डाला हुआ है, उसके इर्द गिर्द जो बातें, जो फैक्ट्स घूमते हैं वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा घुमा के पूछ लेता है, तो उस केस पे भी आपका मार्क्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे इस वीडियो को आगे बढ़ाता जाऊंगा। और हिंदी इंग्लिश वाले दोनों के लिए मैंने ध्यान में रखते हुए स्लाइड्स को तैयार किया है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अपने स्लाइड में लिया है वो है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारत का संविधान है उसके जनक किसे कहा जाता है? तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे संविधान का कौन सा पार्ट बात करता है? तो हमारा जो संविधान का पार्ट 3 है, पार्ट 3 हमें क्या बताता है? पार्ट 3 हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। और अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 12 से 35, और पार्ट पूछे तो पार्ट 3। हमारे संविधान में पार्ट पार्ट बना हुआ है। तो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट डिफाइन करता है स्टेट और यूनियन को। सेकंड पार्ट डिफाइन करता है हमारे सिटीजनशिप को। थर्ड पार्ट डिफाइन करता है फंडामेंटल राइट्स को। और फोर्थ पार्ट जो है वो डिफाइन करता है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को। तो ये फर्स्ट के 4 पार्ट्स आपको कम से कम पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको डाउट है या फिर मन में कोई भी ऐसा मतलब कन्फ्यूजन है क्लैरिटी के लिए, तो प्रॉब्लम की मतलब टेंशन की कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन PDF आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, उधर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का लेटेस्ट PDF मिल जाएगा। उस पर जाके आप पहले ही देख सकते हो कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया हुआ है, कैसे पार्ट पार्ट में आर्टिकल्स दिया हुआ है। वो देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर भी ना होए तो मेरे को बता देना, मैं चैनल पे आपको वीडियो बना के डिस्क्राइब करके अपलोड करके समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो संविधान है उसमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो इसका सीधा सरल उत्तर है ऑप्शन बी, 6। हमारे संविधान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो पीपल ऑफ इंडिया करते हैं, कि लोकसभा करता है, या इलेक्टोरल कॉलेज करता है, या राज्यसभा करता है? तो आपको बताना है। तो राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज में उनका निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचक मंडली बनती है जहाँ सारे स्टेट के और सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव से, जिनको हम चयन करते हैं, वो मिलके वोट करके राष्ट्रपति का चयन करते हैं। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो। ऑप्शन बी लोकसभा करती है। ऑप्शन सी प्रेसिडेंट करते हैं। और ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका सीधा उत्तर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, या फिर स्पीकर होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। Which schedule of the constitution deals with the एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर कोई पॉलिटिशियन जीतने के बाद पार्टी बदल ले तो उनके लिए ये लॉ मतलब बनाया गया है स्पेशली। तो ये जो लॉ है वो कौन से पार्ट पे डिस्क्राइब किया हुआ है?
सॉरी, कौन से पार्ट नहीं, कौन से शेड्यूल पे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेनली शेड्यूल, पार्ट्स, आर्टिकल्स इन सब से बना हुआ है। तो पूछ रहे हैं कि व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। Which article of the Indian Constitution provides for the abolition of untouchability? अस्पृश्यता, छूत-अछूत के जो मतलब ऐसा कुछ समाज में है प्रथाएं जो पहले बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट थी, आज के टाइम पे उतना नहीं है, ना के बराबर है। तो ये इसको मिटाने की बात संविधान का कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 14, 15, 17 या 19। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17। आर्टिकल 17 हमारे जो अनटचेबिलिटी है उसका एवोल्यूशन का बात करता है। और आर्टिकल 70 पे शायद आई गेस एक फिल्म भी बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हो ताकि आपको बेहतर समझ आए। और आर्टिकल 70 जानकारी के लिए बता दूँ, ये एक फंडामेंटल राइट भी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का कौन सा पार्ट ऐसा है जिसपे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज दिया हुआ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हो जो स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, लोगों की डिग्निटी बनी रहे और ऐसी सब चीज़ें मतलब बेहतर हो। तो स्टेट को डायरेक्ट करती है, वो कौन सी पार्ट पे दिया हुआ है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पार्ट 4 पे हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया हुआ है, पार्ट 3 पे फंडामेंटल राइट्स, 2 पे सिटीजनशिप और 1 पे यूनियन एंड स्टेट्स। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक जो कर्तव्य है उनकी जो आइडिया है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो में बेसिकली बहुत सारे कंट्री से इंस्पायर्ड है और बहुत सारे कंट्री से हमने बहुत सारी चीज़ें उठाई है, उनको उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर डाला गया है। तो इसी तरह जो फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारा जो मौलिक अधिकार जैसे वैसे मौलिक कर्तव्य भी है लोगों का, सिटीजन्स का। तो इसका आइडिया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, यही आपका क्वेश्चन है। तो जितने भी मतलब ऐसे बोरो किया हुआ है इस देश से, उस देश से, यूके से, अमेरिका से, रशिया से, आयरलैंड से, बहुत सारे देशों से, कनाडा से, तो इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैं आपको इस चैनल पे दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। ये जानना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और फिलहाल ये जो 11 नंबर का उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, USSR, नाउ रशिया। मतलब पहले जो सोवियत रशिया था, फिलहाल रशिया है, उसी से सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया बोरो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भी ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। Which article of the Indian Constitution deals with the amendment procedure? अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में संविधान का कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 352, 60 या 68 या फिर 70। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 352 और 60 जो है वो एमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स है, और आर्टिकल जो 368 है वो हमें हमारा जो संविधान में अमेंडमेंट्स मतलब परिवर्तन के जो नियम है उनके बारे में बताता है, उनके बारे में बात करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 368। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच बॉडी हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किस निकाय को है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन। तो इसका सीधा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का पास ये पावर होता है कि वो लॉ को इंटरप्रेट करे। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो घोषणा करते हैं। तो किस आर्टिकल के आधार पर प्रेसिडेंट
इमरजेंसी घोषणा कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 जो है वो हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 356 जो है वो हमें स्टेट इमरजेंसीज के बारे में बताता है, मतलब कि किसी भी स्टेट में अगर कोई कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो, तो उधर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप हमारे राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, वो क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं और फिर प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 का अप्लाई करके उस स्टेट पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। बहुत सारे स्टेट पे हुआ है ऐसा। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो मिज़ोरम ले सकते हो। आर्टिकल जो 360 होता है वो फिनेंशियल इमरजेंसी होता है। मान लीजिए किसी वजह से अगर देश का जो आर्थिक अवस्था है वो बिगड़ जाए, वो ख़राब हो जाए और इसके लिए देश में संकट की स्थिति आ जाए, तो इसका भी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो आर्टिकल 360 का प्रयोग करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। और ड्यूरिंग द इमरजेंसी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है उनका सैलरी कम कर दे और जो भी ज़रूरत हो देश को बचाने के लिए जो भी ज़रूरी हो वो करे। क्वेश्चन नंबर 16, द राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल। जो शिक्षा का अधिकार है किस अनुच्छेद की बदौलत वो एक मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल 19, 21 है, 29 या फिर 45। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 है, आर्टिकल 21A, जो कि इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके तहत हमें क्या दिया गया, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंधित है? मतलब कि अगर राष्ट्रपति को निलंबन करना और राष्ट्रपति को अपने पद से निकालना हो तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करें हम? ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो हाईएस्ट पोस्ट होते हैं, भारत का फर्स्ट सिटीजन है, देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से ऊपर और कोई पद नहीं होता देश पे। तो राष्ट्रपति को भी हम क्या निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि देश में सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, उससे ऊपर कोई व्यक्ति या पद नहीं होता। हालांकि राष्ट्रपति पद के हिसाब से सबसे बड़े हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा या सुप्रीम लॉ, सुप्रीम पावर या फिर सुप्रीम कोई चीज़, तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करे तो उनका भी निलंबन हो सकता है। और ये बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 पे। आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के निलंबन के बारे में बात करते हैं और राष्ट्रपति के निलंबन को इम्पीचमेंट कहा जाता है। और इसका एक प्रोसीजर है, डिटेल्ड प्रोसीजर है। वो इतना आसान नहीं है कि राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन का निलंबन किया है, एक ऑर्डर निकाला और इनको बाहर कर दो, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति देश का पहला सिटीजन होता है, राष्ट्रपति के देश का सबसे बड़ा आदमी मतलब व्यक्ति होते हैं, तो इनको ऐसे नहीं निकाल सकते। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर भी बहुत मतलब कि टफ होता है। इन व्हिच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत का जो संविधान है उसको किस वर्ष अधिकृत किया गया? तो संविधान को अगर अधिकृत करने की बात करें, एडॉप्शन की बात करें, तो वो 1949 में किया गया था, 26 नवंबर 1949। और संविधान को जो हमने एनेक्ट किया था, मतलब कि कार्य में लाया था 1950 को, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949। और अगर एनेक्ट पूछे, इन व्हिच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनेक्टेड, तो वो होगा 1950। एडॉप्ट पूछे तो 1949, एनेक्ट पूछे तो 1950। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज अडोप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा किस देश से लिया गया था? तो हमारा जो देश है, इस देश में स्टेट का कोई सिटीजनशिप नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो, तमिलनाडु में किसी एक गांव में, किसी एक ज़िले में, और अगर मैं रहता हूँ नॉर्थ इंडिया में, मान लीजिए उत्तराखंड में किसी एक पहाड़ के अंदर किसी एक गांव में रहता हूँ, नहीं, आप
तमिलनाडु के नागरिक नहीं है और ना ही मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ। मैं भी भारत का नागरिक हूँ और आप भी भारत का नागरिक है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में डुअल सिटीज़नशिप नहीं है, मतलब कि स्टेट का कोई सिटीज़नशिप नहीं होता। जितने भी लोग भारत के ज़मीन के अंदर है, भारत के सरजमीन के, भारत के बॉर्डर के अंदर है, वो सब भारत के नागरिक है। कहने का मतलब है जितने भी भारत के सरजमीन के अंदर है, मतलब कि जो सिटीज़न है, वो जितने भी सिटीज़न है वो सारे इंडियन सिटीज़न है। वो ना कि तमिलनाडु का सिटीज़नशिप अलग, कर्नाटका की सिटीज़नशिप अलग, महाराष्ट्र के अलग, ऐसा नहीं है। सारे लोग भारत का नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन की देने की बात संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 या फिर आर्टिकल 32? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करता है और ये आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 फंडामेंटल राइट के अंदर रहता है। आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल कितना से कितना? आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 to 35 ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है और ये कौन से पार्ट में वर्णित है? ये पार्ट 3 में इसका वर्णना किया गया है। ठीक है। Which of the following is not a fundamental right? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और ये भी मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए आपके कि संपत्ति का अधिकार भी एक समय था जब हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो पहले मौलिक अधिकार था अब मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो होगा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, उसको मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया? ओमिट कर दिया गया, मतलब कि छोड़ दिया गया, निकाल दिया गया। और पहले हमारा 7 प्रकार का मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको मिला के अब हमारे टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टर्म एंड्स? तो किनके पास पावर होता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दे उसके टर्म ख़त्म होने से पहले? लोकसभा का जो टर्म होता है, जनरल टर्म, वो 5 साल का होता है। तो 5 साल पूरा होने से पहले क्या लोकसभा को ख़त्म किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, किया जा सकता है। और कौन कर सकते हैं? यह कर सकते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से ये नहीं कर सकते। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर उनको इसका प्रपोजल दें, उनको बोले कि आप ऐसा करिए, तभी ये ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत में जो चुनाव आयोग होता है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है या फिर चुनाव आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 320 मतलब 320, आर्टिकल 324 मतलब कि 324, आर्टिकल 326 यानी कि 326 या फिर आर्टिकल 330 मतलब कि 330? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 324। आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट फॉर द लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा में इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए जो न्यूनतम आयु की सीमा है, मतलब कि एज है, वो क्या है? तो लोकसभा में कॉन्टेस्ट करने के लिए जो न्यूनतम एज चाहिए वो है 25 वर्ष का आयु होना चाहिए आपका। और 35 का जो है वो प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट में अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको मिनिमम 35 ईयर्स का होना पड़ेगा। अगर आप राज्यसभा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 30 साल का होना पड़ेगा, और अगर पंचायत में करना है तो 21 साल का होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान का कौन सा ये एक संघीय विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा
इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता और ये एक फेडरल फीचर रहता है। हमारा देश का संविधान ऐसा है जिसको कहा जाता है यूनिटरी इन स्पिरिट, फेडरल इन स्ट्रक्चर। तो हमारा जो संविधान है वो ऐसा है कि यूनिटरी भी है और फेडरल है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। और फेडरल क्या है, यूनिटरी क्या है, ये भी आपको अगर समझना है तो आप डिटेल वीडियो इस चैनल पे पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना चैनल के साथ, सब मैं समझा के दूंगा अच्छे से डिटेल में। फ़िलहाल मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द व्हिच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मनी बिल का जो इंट्रोडक्शन है वो कौन सा हाउस में हो सकता है, तो वो सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। राज्यसभा में मनी बिल का इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है, केवल लोकसभा में हो सकता है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के ही पार्लियामेंट बनता है। 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय ए कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ए मैंडेटरी ड्यूटी। मैंडेटरी ड्यूटी अगर पब्लिक ऑफिशियल नहीं कर रहा है और कोई पब्लिक जाके कोर्ट में मतलब कि एप्लीकेशन डाल दे, तो कोर्ट क्या करता है, उसको फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए मैंडामास का उपयोग करता है और ऑर्डर देता है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को कि आप अपना ड्यूटी करिए। और ये एक प्रकार का रिट होता है। रिट हमारे टोटल 5 प्रकार के रिट होते हैं। वो होते हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडामास, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और एक होता है क्यो वारंटो। तो टोटल रेट्स कितने हैं आपको पूछे कोई तो बताना कि 5 प्रकार के रेट्स है, जो अगर किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट इन रेट्स का प्रयोग करके उसका मौलिक अधिकार को री एस्टेब्लिश करता है। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वो होगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का नाम अगर पूरा भी पूछा जाए तो आप बता देना कि गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम के बारे में संविधान का कौन सा पार्ट डिस्कस करता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 9, भाग 9 हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा पंचायत राज सिस्टम के बारे में बात करता है। और पंचायत राज को इंट्रोड्यूस अगर कौन से अमेंडमेंट में किया गया था तो बता देना कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें पंचायत राज को लाया गया था। 30 30, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति का शपथ कौन कराता है। ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, वही राष्ट्रपति को क्या कराते हैं, शपथ कराते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, स्पेशली पॉलिटी सेक्शन से लिया हुआ। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा, इस चैनल पे डालता रहूँगा और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी डालता रहूँगा। बहुत सारे ज़रूरी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको फ़ायदा होगा। वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जब भी वीडियो डलेगा आपको अपडेट चली जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल के साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके बताना भी मत भूलना कि वीडियो कैसा लगा।